Surah mere menjepaman Datthana vermani sikkhapadang samadhiyami buddham। ऐसा बताया जाता है कि जब जब भारत में बहुत ज्यादा अंधेरा रहेगा, बहुत ज्यादा पाप रहेगा, बहुत ज्यादा शोषण रहेगा, बहुत ज्यादा लोग परेशान होंगे, बहुत ज्यादा लोग मारे जाएंगे, बहुत ज्यादा लोग बीमार होंगे, पापी यहाँ पर नंगा नाच करेंगे, तब तब यहाँ धम्म आता है। और इस धम्म को आने का जो रास्ता है वो धम्मिक लोग बनाते हैं अपने संघ के थ्रू, अपने संघ के द्वारा। ऐसा पहले भी हुआ और ऐसा होने की जो घोषणा है वो बुद्ध ने बहुत दूर तक देखते हुए की। और वो जो साइकिल है पूरा का पूरा लगभग 2500 साल में पूरा होता है। यानी 2500 साल बाद फिर पाप का नाश होता है और फिर पुण्य का, यानी कि अच्छे कामों का, अच्छे लोगों का समय आता है। और वो समय लगभग पिछले 1956 से, जब से बाबा साहब ने धम्म का, संघ का और बुद्ध का और बौद्ध का और बोधि का हमें ज्ञान दिलाया है, तब से उस तरफ हम बढ़ रहे हैं। कहने को ये बात बड़ी अजीब सी लग सकती है, कोई आदमी कह सकता है कि ये किस तरह का मैथमेटिक्स है या किस तरह की बात है, पर वो जो बताया जाता है यदा यदा ही, जब जब पाप बढ़ेगा तब तब धम्म आएगा, ये बिल्कुल ठीक है। क्योंकि जब पाप बहुत ज्यादा बढ़ता है तो उसके बढ़ने की जगह खत्म हो जाती है, तो फिर लोग जब त्राहिमाम होते हैं तो धम्म का उदय हो जाता है और लोग धम्म की तरफ बढ़ जाते हैं। और जब धम्म अपने चरम पे होता है तो फिर लोग पाप की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ये साइकिल चलता रहता है, धम्म का पाप का, पाप का धम्म का। मगर इस पूरे साइकिल को चलाने के लिए संघ की आवश्यकता पड़ती है। बिना संघ के ना तो पाप बढ़ सकता है और ना ही पुण्य बढ़ सकता है। दोनों ही बातें हैं। दोनों ही बातों को बढ़ाने के लिए संघ चाहिए, यानी कि बहुत सारे लोगों की सहमति चाहिए। आज अगर भारत के अंदर पाप बढ़ रहा है तो पाप जो बढ़ रहा है उसमें कुछ लोगों का समूह है जो इस चीज को बढ़ाता है, जो गलत बात को भी प्रचारित करता है और गलत बात को दिमाग में डालता है। और बुद्ध के समय जब सारे के सारे लोग इकट्ठे होते थे तो उस समय अच्छी बातों को लोग दिमाग में डालते थे। उनका भी एक संघ था जो समण संघ था। ये समण संघ जो समता का, जो समानता का, जो सम्यक और जो सम्मा, जो अच्छी बातों का होता था, उसको समण लोग चलाते थे, वो समण संघ होता था। और जो वम, वमती, वमन, वमन, यानी जो विपरीत धारा के लोग होते थे, जो उल्टे होते थे, वो अपना संघ चलाते थे। ये जीवन के दो संघ लगातार चलते रहते हैं। पर यहाँ जो एक दिक्कत आई है वो दिक्कत ये है कि वमनों का जो संघ है वो संघ तो चल रहा है, पर समणों का संघ जो पहले चलता था वो गायब हो गया। यहां से हमारा पतन होना शुरू हुआ, क्योंकि अगर संघ जब तक रहता है तब तक पतन नहीं होता है। ये बात हम बार बार बताते हैं, इस बात को बहुत बारीकी से बताते हैं, एक एक एग्जाम्पल देकर समझाते हैं। छोटे छोटे घर से लेके जंगल, मैदान, समुद्र और आकाश तक, चिड़ियाओं तक का और जो चींटियों तक का उदाहरण है वो भी समझाते हैं और बताते हैं। पर लोगों को यकीन नहीं होता। और यकीन ना होने का जो कारण है वो लोगों के खुद के लालच है। ऐसा नहीं है कि वो समझते नहीं है, बात वो वही कहते हैं, पर जब लालच की बात आती है तो वो लालच उनको कहीं और ले जाता है। इसके बहुत सारे उदाहरण हमने यहाँ लाइव भी देखे हैं। लाइव इसलिए देखे हैं कि संघ की बात समझ में आ रही है, व्यक्ति संघ में आना चाहता है, पर वो किसी व्यक्ति से अटैच है, जुड़ा हुआ है, और उसको ये उम्मीद है कि ये व्यक्ति पावरफुल है, ये व्यक्ति कहीं दलाली से, कहीं से मेरे बेटे का या मेरी बेटी का कोई नौकरी वोकरी लगवा सकता है। इसलिए ये जानते हुए भी कि समर संघ पावरफुल है, वो व्यक्ति के साथ चला जाता है, संघ के साथ नहीं जाता। या किसी को ये लगता है कि अगर मैं संघ के साथ जाऊंगा तो मेरी जो आइडेंटिटी है वो डिस्क्लोज हो जाएगी और मेरे को नुकसान हो जाएगा, तो ये जानते हुए भी कि संघ के साथ जाने में फायदा है, फिर भी वो व्यक्तिगत रूप से अलग चला जाता है। ये समस्या इसलिए ज्यादा है क्योंकि वमनों के ये जाल हैं, और वमन संघ के ये जो नेट हैं, ये जाल हैं, इनको काटने में हमें ज्यादा देर नहीं लगेगी अगर हम सारे इकट्ठे हो जाएं उन कबूतरों की तरह जो जाल को ले उड़े। और सारे इकट्ठे हो गए और सारे के सारे जाल को ले उड़े और बाद में जाल को
चूहे से कटवाकर उन्होंने अपने आप को मुक्त कर लिया। तो जाल तभी कटता है जब ही लेके सारे उड़ सकते हैं, जब सारे के सारे एक साथ तय कर लें कि अब हमें उड़ना है। अगर आधे कबूतर उड़ने के लिए मना करते हैं और आधे कबूतर उड़ने के लिए तैयार हों, तो क्या होगा कि जो आधे कबूतर उड़ेंगे एक साथ और आधे उड़ेंगे नहीं जाल में फंसे हुए, तो उनका वजन भी जाल में पड़ेगा और जाल में उड़ने की बजाय वो और ज्यादा फंस जाएंगे। इसलिए संघ का सबका साथ होना बहुत जरूरी होता है। यहाँ जो नए लोग हैं, क्योंकि 186 लोग हैं और 186 लोगों में कुछ लोग पुराने हैं, कुछ लोग नए हैं। पुराने लोग सब जानते हैं कि समर संघ क्या है और क्या नहीं है, पर नए लोग नहीं जानते। बहुतों को तो समर शब्द का भी पता नहीं है कि समर शब्द का मतलब क्या है और संघ का मतलब क्या है। बुद्ध का फोटो लगा देखते हैं तो सोचते हैं कि ये कोई बुद्ध का भिक्खु संघ है, भिक्षुणी संघ है, या ये कोई धर्म की बात बता रहे हैं, या ये कोई बुद्ध धर्म का कोई प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं। और अगर कोई नाभी समझना चाहे तो जो संगठनों के लोग हैं वो ऐसा प्रचार करते हैं कि वो तो बुद्ध धर्म की बात करते हैं, बुद्ध धर्म फैला रहे हैं, हम कोई धर्म फैला रहे हैं। जबकि बुद्ध ने खुद कभी जिंदगी में कोई धर्म नहीं बताया, पर वो इसलिए बताते हैं ताकि उनके संगठन बचे रहें। यहाँ जो काम चल रहा है पिछले कई सालों से, लगभग 2002 से ये काम चल रहा है, पर अब इस काम में बहुत तेजी आ गई क्योंकि अब इसका अनुकूल समय आ गया। पहले अनुकूल समय नहीं था, पहले इसका जो समय था वो प्रतिकूल था। कारण क्या था कि लोगों को बड़ा आराम था, लोगों को नौकरियां मिल जाती थी, लोगों को खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं थी, महंगाई इतनी ज्यादा थी नहीं, जो सरकारी दफ्तर हैं वो बिके नहीं थे, उनमें नौकरियां मिल जाती थी। इसलिए जो जागरूक लोग थे वो चिल्लाते नहीं थे। जो जागरूक लोग थे उनको एक टुकड़ा मिल जाता था, एक रोटी मिल जाता था। ठीक ऐसे जैसे गली के अंदर कुत्ता जो होता है वो तब तक भौंकता है जब तक उसे हड्डी ना मिले, जब उसे हड्डी मिल जाती है तो उस हड्डी में वो लग जाता है। जबकि सब जानते हैं कि हड्डी के अंदर मांस नहीं होता, और कुत्ता जो हड्डी खाता है उससे हड्डी तोड़ते समय उसके मुंह का खून ही उसके मुंह में जाता है और वो सोचता है कि हड्डी में से खून निकल रहा है और उसका टेस्ट उसको आ रहा है। ये बड़े कमाल का फिनोमिना है कि यहाँ जितने भी लोग हैं हमारे, उनको हड्डी मिली है और वो अपना ही खून पी के सोच रहे हैं कि हड्डी में से खून निकल रहा है और मांस आ रहा है। तो वो कुत्ते जो भौंकते थे या जो जागरूक थे, उनको जब हड्डी मिल जाती है तो वो चुप हो जाते हैं। ऐसे कुत्तों की पहचान लगातार लगातार वो लोग करते रहते हैं जो उन पे राज करते हैं। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्वाभिमानी होते हैं और जो उनकी हड्डी और मांस के चक्कर में नहीं पड़ते, और ऐसों की संख्या बहुत ज्यादा है, कुत्तों की संख्या कम है। इसलिए ये पहचान करनी जरूरी है कि इनमें स्वाभिमान लोग कौन से हैं और कौन से नहीं है। स्वाभिमान लोगों को पहचानने के लिए, जानने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि स्वाभिमानी जो लोग होते हैं वो बिखरे हुए हैं और शांत हैं, पर हैं और बहुत बड़ी संख्या में हैं। ये समर संघ ऐसे ही स्वाभिमानी लोगों को ढूंढ रहा है और ऐसे ही स्वाभिमानी लोगों को इकट्ठा कर रहा है जो अपने सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जो अपनी इज्जत के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, अस्तित्व के लिए हर सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं, और जो कभी किसी छोटे राग द्वेष में या छोटे मोह माया में या MP MLA या प्रशंसा या पद या पोस्ट या मंच या मलाई के लालच में नहीं पड़ते हैं। और ऐसे लोगों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि ऐसे लोग उस जगह को तलाश करें जो उनकी जगह है, और वो जगह समर संघ है। बहुत सारे लोगों को बुरा लगेगा कि हम ऐसे लोगों को ऐसा बोलते हैं। बोलना हमें इसलिए पड़ता है क्योंकि वो लोग समण होते हुए भी वमन का व्यवहार कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि वो जानते नहीं है। इसके छोटे छोटे उदाहरण अगर मैं आपको दूं तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि भारत के अंदर जितने भी समण लोगों ने राजनीतिक पार्टियां बनाई हैं, तो राजनीतिक पार्टी का जो उसूल है वो ये है कि उनको वोट चाहिए, उनको बहुमत चाहिए, उनको संघ चाहिए, उनको ज्यादा लोग चाहिए। हर एक राजनीतिक पार्टी ये कहती है कि उसको बहुमत चाहिए, यानी बहुत सारे लोगों का मत चाहिए। तो बहुमत मिले कैसे? सारे लोग बहुमत देने को तैयार हैं, पर दें किसको? सारे लोगों ने इतनी सारी पार्टी बना रखी हैं, और पार्टी बनाने के बाद फिर वो अपनी जात के नाम से, अपने रिश्तेदारी के नाम से, अपने पैसे के नाम से, अपने रुतबे के नाम से पैसा फेंक कर, लालच देकर, दावत देकर, कोई रिश्वत देकर, कोई साड़ी देकर, कोई बर्तन देकर, कोई आश्वासन देकर, कोई झूठे आश्वासन देकर, कोई सच्चे देकर लोगों को अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप में तोड़ लेते हैं, और ये सोच के तोड़ते हैं कि हमारा काम चल जाएगा, और कुछ पैसे लेके जानबूझ के उनमें तोड़ते हैं ताकि औरों का काम हो जाए। और ये बहुमत वाले लोग अल्पमत में आ जाते हैं साल दर साल, साल दर साल, हर साल। तो कौन कहेगा इनको और कौन नहीं कहेगा इनको कि भाई तुम्हारी अकल कहाँ है? क्या उनमें अकल नहीं है?
जब वो चुनाव में खड़े होते हैं, राजनीतिक पार्टी बनाते हैं, तो कौन कहेगा कि वो बेअकल हैं। पर सोसाइटी और संघ और सारे लोग अगर मिलकर एनालिसिस करेंगे तो ये पाएंगे कि ये मूर्ख लोग हैं, इनमें अकल नहीं है, ये खुद मर रहे हैं और हमें भी मरवा रहे हैं। या सारे लोग मिलकर ये कहेंगे कि ये बहुत चालाक लोग हैं, ये पैसा कमा रहे हैं, ये सब अपने बच्चों को सेट करते जा रहे हैं और हमारे बच्चों को मरवाते जा रहे हैं। दोनों बातों में से कोई सी बात पकड़ेंगे पर हमें कोई फायदा नहीं है। हम दोनों बात भी करेंगे तो भी हमारा कोई फायदा होने वाला नहीं है। हम बात ना भी करेंगे तो भी हमारा कोई फायदा होने वाला नहीं है। पर हम इकट्ठे हो जाएंगे तो हमारा फायदा है। वैसे ही जितने सामाजिक संगठन हैं वो सारे के सारे सामाजिक संगठन हमारे समाज को एक बहुत बढ़िया जिंदगी देने का आश्वासन देते हैं और ये संख्या में बहुत ज्यादा है। पर कमाल की बात यह है कि ये सारे आश्वासन देते हैं और सब ये कहते हैं कि इकट्ठे हो जाइए और इकट्ठे होंगे तो आपको कुछ मिलेगा। पर ये कभी खुद इकट्ठे नहीं होते और हम भी ऐसे मूर्ख लोग हैं कि इनके झांसे में आ जाते हैं और इनके अलग अलग ग्रुप में पड़े हुए हैं। हमने खुद अपने कितने टुकड़े कर लिए। हम किसी और को दोष क्या दें, पहले हम खुद आईना देख लें कि हम कितने बड़े मूर्ख हैं या कितने बड़े अकलमंद हैं। हम कभी अपने उन संगठन के आका से जो हमसे पर्ची और पैसा लेके जाते हैं और जो हमसे यकीन लेके जाते हैं और जो हमें सम्मेलन में बुलाते हैं और अपने भाषण को हमें पिलाते हैं, हमारी इतनी हिम्मत नहीं है कि हम उनसे काउंटर क्वेश्चन पूछ सकें कि भाई अलग अलग रह के तुम कौन से समाज का कैसा भला करोगे। तो हमें उनसे लड़ना चाहिए या अपने आप से लड़ना चाहिए, ये हमको तय करना चाहिए कि दुश्मन कौन है। हम अपने आप के खुद दुश्मन हैं या जो वो संगठन चला रहे हैं, सामाजिक संगठन जो लोग अलग अलग टुकड़ों में बांट रहे हैं वो दुश्मन है। कौन दुश्मन है, या दोनों दो दुश्मन है, या दोनों अक्लमंद हैं, या दोनों बेवकूफ हैं। इसको रात भर सोचना चाहिए, हर एक व्यक्ति को सोचना चाहिए, क्योंकि अलग अलग संगठन रहने से हमारा कोई फायदा नहीं होने वाला है और हम वहां फिर भी चले जाते हैं। ये ठीक ऐसे है जैसे शराब या अफीम या गांजा नुकसान देता है। खूब जानते हैं हम कि बड़ा नुकसान दे देता है, मगर फिर भी हम गांजे और अफीम और शराब की दुकान पे चले जाते हैं, पैसा भी खर्च करते हैं, नशा भी करते हैं और शाम को आके अपने बच्चों को भी पिटाई करते हैं और फिर अगले दिन ये कहते हैं कि अब नहीं जाऊंगा और फिर चले जाते हैं। ये ऐसा ही नशा है जो घुल घुल के पिलाया जाता है। इससे दूर रहिए और काउंटर क्वेश्चन करना शुरू कीजिए। जब तक आप काउंटर क्वेश्चन करना नहीं शुरू करेंगे, और आप यहाँ 190 लोग हैं, आप तो सब जानते हैं, पर आपके जानने से बात नहीं बनने वाली है क्योंकि संख्या तो 120 करोड़ है। इसलिए आपको अपनी संख्या बढ़ानी पड़ेगी और लोगों को ये कहना पड़ेगा, क्या आपने अपने संगठन से बातचीत की, क्या संगठन के नेता से बातचीत की या पदाधिकारी से बातचीत की। तो जब आप बातचीत करेंगे तो वो बड़े अच्छे अच्छे आपको उदाहरण देंगे। नेता लोग हैं, चालाक लोग हैं, पैसा कमाते हैं, चंदा लेते हैं, तो अकल तो है। अगर बिना कमाए अगर वो पैसा ले रहे हैं और बिना कमाए अगर उनको चंदा मिल रहा है और बिना कमाए उनके बच्चे पल रहे हैं, बिना मेहनत के उनको पैसा आता है और हम थाली में रख के लिफाफे बंद करके उनको पैसा देते हैं, तो वो हमसे ज्यादा अकलमंद तो हैं। क्योंकि जैसे हम ब्राह्मण को कहते हैं जो वमन है कि वो बड़ा अकलमंद है, वो घर बैठे बैठे पैसा कमाता है और ऊंची पोजीशन पे है, ये भी वही काम कर रहे हैं। ये घर बैठे बैठे पैसा कमाते हैं और ऊंची पोजीशन पे हैं। कोई इसमें जनरल सेक्रेटरी है, कोई इसके अंदर प्रधान है, कोई इसके अंदर नेता है, कोई इसके अंदर कुछ है, कोई इसके अंदर कुछ है, और सब मान्य है और सब मान्य वाले और सब गणमान्य हैं। बस हम ही हैं जो अमान्य हैं, वो तो सारे मान्य हैं। हम ही हैं जिनको कोई नहीं पूछता। तो हमसे ज्यादा अकलमंद वो हैं। तो हम कितने और बेवकूफ बने, ये हमको सोचना है कि सब कुछ हमारा जा रहा है। चाहे वो ब्राह्मण ले मंदिर में और चाहे ये लोग संगठन में लें, चंदा लें, दोनों में बात बराबर है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। बस फर्क इतना है कि एक समण है और एक वमन है, इतना सा अंतर है। पर दोनों का क्रियाकलाप एक सा है और दोनों से कोई परिणाम नहीं आता, और जो परिणाम आता है वो उल्टा ही आता है। आप चाहो तो एनालिसिस कर लो। मंदिर में जो पैसा गया वो भी नुकसान पहुंचाता है, वमन को जो पैसा गया वो भी नुकसान पहुंचाता है, और जो हमारे 29 लाख संगठनों को जो पैसा जाता है वो भी हमें नुकसान पहुंचा रहा है। तो कोई नया आदमी आएगा तो वो कहेगा, अरे भाई ये कौन आदमी है जो संगठनों के अगेंस्ट में ऐसी बात कर रहा है। हमारे तो संगठनों ने बड़ी जागरूकता फैलाई है, हमारे तो संगठनों ने बड़ा काम किया है, हमारे संगठनों की वजह से तो आज हम जीवित हैं, हमारे संगठनों की वजह से तो आज हम सब कुछ चल रहे हैं। तो थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा समझिए बात को। सारे जो जितने भी संगठन हैं, सामाजिक हैं या आर्थिक हैं या लड़कों के दलबल के हैं या सरकारी कर्मचारियों के हैं या धम्मिकों के हैं या भिक्षुओं के हैं या भिक्षुणियों के हैं या लड़कों के हैं या जिस भी तरह के हैं, आप बताओ कि सारे के सारे संगठनों से कौन से संवैधानिक अधिकार बढ़े। बढ़े, पहले इस पर देखिए, बढ़े। तो आप ये पाओगे कि जब से बाबा साहब ने संविधान बनाया है, एक भी अधिकार नहीं बढ़ा है।
और जो बाबा साहब संविधान में अधिकार देके गए थे वो मिले भी नहीं है। इतना भी अगर ये संगठन कर देते कि जितने अधिकार वो देके गए हैं उतने भी मिलते रहते तो हम तो थोड़े में भी काम चला लेते। काम चल रहा था हमारा, पर वो भी बंद हो गए। और इतने में भी बात नहीं बन रही है तो सारे संगठन मिलकर ये देखें, सारे लोग देखें जो संगठनों के हितैषी हैं, कि पिछले 70 साल में अधिकार गए तो नहीं है, अधिकार कम तो नहीं हुए हैं, खत्म तो नहीं हुए हैं, क्या संविधान खतरे में तो नहीं है, क्या संविधान खत्म तो नहीं हुआ है। तो सबका जवाब होगा एक तरफ से, संविधान तो खतरे में है, अधिकार तो सारे चले गए। तो हमारे संगठनों ने एक नया काम निकाल लिया, संविधान खतरे में है अब और पैसा दो, संविधान को बचाना है। अरे भाई, पैसा देके संविधान कैसे बचता है हमें ये बताओ। हम बार बार पूछते हैं चंदा लेके संविधान कैसे बचता है, कैसे बचाओगे, कौन सी रणनीति है, कौन सी नीति लेके आए हो, कैसे बचाओगे। संविधान तो तब बचता है जब सारे के सारे लोग इकट्ठे हो जाए और संविधान के आगे जाके कहें कि हम इकट्ठे होके आ गए, अब हमारी चलेगी। तो संविधान कहता है आओ मेरे आका, आप ही की चलेगी, क्योंकि मेरे तो अंदर लिखा हुआ है वी द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। आपने ही बनाया है, आपके लिए ही हूं और आपका ही हूं, तो मैं तो कहीं आपसे बाहर हूं नहीं। पर शर्त यह है कि आपको 51% इकट्ठे होकर आना पड़ेगा। तो 2 अप्रैल 2018 को जब सारे इकट्ठे होके आए तब एक राइट बचा। और अगर 4 घंटे में एक राइट बचता है और लगातार हम परमानेंट इकट्ठे रहते हैं तो बहुत सारे राइट बच जाते हैं। इसलिए जो लोग यहाँ सोचते हैं, जो लोग नए आए हैं 182 लोगों में, बाकी सब तो पुराने जानते हैं, तो हमें कुछ लोग सिखाते हैं राजनीति मास्टर चाबी है, राजनीति मास्टर चाबी है, राजनीति मास्टर चाबी है। अरे भाई, अगर राजनीति मास्टर चाबी है तो पैसा क्यों लेते हो? राजनीति करो, वोट लो, खाली पैसा क्यों मांगते हो हमसे? क्यों ये अनाप शनाप पैसा खर्च करते हो? हेलीकॉप्टर में आना है, बड़ी बस में आना है, बड़ी कार में आना है, बड़े काफिले में आना है, बड़े घर में रहना है, बड़ी 20-20 लाख की, 30-30 लाख की, 40-40 लाख की रैलियां करनी है, बड़े पैसे खर्च करने क्यों करते हो? जब मास्टर चाबी राजनीति है तो खाली हमसे वोट ले लो, बात खत्म करो। पर मास्टर चाबी राजनीति नहीं है। इसको जो नए लोग हैं वो ध्यान से सुने कि हमारी एक भी राजनीतिक सीट कभी खाली नहीं रही पूरे भारत में, जब से संविधान लागू हुआ है, जब से हमें रिजर्वेशन मिला है पॉलिटिकल। हमारा एजुकेशनल सीट खाली पड़ी रही है आज तक भी। हमें यूनिवर्सिटी में ना प्रोफेसर बनाते हैं, ना हमें कहीं कोई डॉक्टर एसोसिएट प्रोफेसर बनाता है, ना लेक्चरर बनाता है, ना हमारी वैकेंसी निकलती है। रोस्टर बदल दिया है, अब हमारी वैकेंसी नहीं आती है, एक एक वैकेंसी निकालते हैं और अपने लोगों को भरते जाते हैं। हमारे सरकारी जो दफ्तर हैं वो सारे सारे खाली पड़े हुए हैं, हमारी वैकेंसी खाली पड़ी हुई है, दफ्तर ही बेच दिए ताकि हमारे लोग उसमें आए नहीं। और हमारे जो एजुकेशन का सिस्टम है वो इतना महंगा कर दिया है कि अब वो सरकारी कॉलेज बिकने जा रहे हैं और बाकियों में सीट मिलती नहीं। तो एजुकेशन का रिजर्वेशन भी आधा अधूरा रहता है हमारा। जो हमारा गवर्नमेंट जॉब का जो रिजर्वेशन है वो भी आधा अधूरा रहता है। पर पॉलिटिकल रिजर्वेशन 60% रहता है, बल्कि पॉलिटिकल रजिस्ट्रेशन 100% से ऊपर भी चला जाता है। जब कोई आदमी जो नॉन जनरल का होता है, रिजर्व कैटेगरी का होता है, और वो जनरल की सीट से लड़के आता है या जीत के आता है, तब उसका परसेंटेज बढ़ जाता है। इस सारे सारे पॉलिटिकल रिजर्वेशन के पूरे होने के बावजूद कम से कम हमारे राइट्स बचने चाहिए थे, पर बचे नहीं। कोई कह सकता है कि हमारी पार्टी नहीं है, तो जहां जहां हमारी पार्टी के नेता रहे हैं या जहां जहां हमारी पार्टी के प्रमुख लोग रहे हैं सवर्ण लोगों में, चाहे वो ओबीसी हैं चाहे वो एससी हैं, एक तमिलनाडु को छोड़ दो, तो वहां भी हमारे राइट्स नहीं बचे हैं, बल्कि उन लोगों के हाथ से ही राइट्स खत्म करवाए गए हैं। और जहां जहां सवर्ण लोग टॉप पोजीशन पे पहुंचाए गए हैं, ऐसी टॉप पोजीशन जहां के बाद में कोई पोजीशन नहीं है, चाहे वो न्यायालय की है, चाहे वो जुडिशरी की है, चाहे वो लेजिस्लेटिव की है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी की है, तो उनके हाथ से ही हमको कटवाया गया है ताकि हम शिकायत ना कर सकें। ये उदाहरण है, आपको बता रहा हूं इसलिए क्योंकि जो लोगों के दिमाग में कीड़ा रहता है पॉलिटिकल पार्टी जो है वो की है, पॉलिटिकल पार्टी सब मास्टर चाबी है। ऐसा बाबा साहब ने कभी नहीं कहा कि पॉलिटिकल पावर मास्टर की है। बाबा साहब ने साफ कहा है कि जब तक आप सोशल रिवोल्यूशन नहीं करोगे तब तक आपका पॉलिटिकल रिवोल्यूशन नहीं हो सकता, और यही दुनिया का सिद्धांत है। और यही बाबा साहब ने भी कहा है, पर लोगों ने पैसा लेने के लिए, धंधा करने के लिए और नेता बनने के लिए हमारे दिमागों में डाला, जो गलत सेंटेंस है। जिसको बहस करनी आ जाए, यहाँ बहुत जानकार लोग हैं, उसको बहस कर लेंगे। इसलिए ये बात दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि ये पॉलिटिकल जितनी भी चीजें हैं ये पॉलिटिकल हमें फायदा देने वाली है। ये तब फायदा दे सकती हैं जब आपका सिस्टम हो, जब आपका संघ हो। कोई कहता है ऐसा कैसे हो सकता है? अरे ऐसा कैसे नहीं हो सकता है? जो आज के समय पॉलिटिकल पावर में लोग पावरफुल हैं उनके पीछे उनका संघ खड़ा हुआ है। जब तक संघ उनके साथ रहेगा उनकी पॉलिटिकल पावर नहीं हिलती कहीं से भी। दुनिया की ताकत इधर से उधर हो जाए, जिसके पास संघ होता है
वो राजा नहीं हटता। राजा वही हटता है जिसके पीछे संघ नहीं होता, क्योंकि वो तो संघ ने बनाया है, वो कोई लोगों ने नहीं बनाया, वो उनका संघ काम करता है। इसलिए आपका संघ कहाँ है? आप पूरे दिन दूसरे के संघों को गाली बकते रहते हो, आपका संघ कहाँ है? आप तोप का मुकाबला करने चले हो और बंदूक से करने चले हो। भाई कोई आदमी आपको पागल कहेगा, मैं तो कहता नहीं, लोग बुरा मान जाते हैं कि हर बार पागल पागल कहते हैं, पर कोई आदमी आपको पागल कहेगा, कहेगा भाई तोप का मुकाबला बंदूक से करने चले हो, कैसे हो भाई? तो संघ का मुकाबला संघ से ही तो कर सकते हो, तोप का मुकाबला तोप से कर सकते हो, हवाई जहाज का हवाई जहाज से कर सकते हो, पानी के जहाज का पानी के जहाज से कर सकते हो, थल सेना का थल सेना से कर सकते हो। कोई आदमी ये कहे मैं पानी के जहाज का मुकाबला थल सेना से करूंगा, अरे पागल हो गए हो क्या? वो पानी में चलेगा, थल सेना जमीन पर रहेगी, कैसे मुकाबला कर लोगे? वो तो आएगा नहीं। वैसे ही ठीक संघ का मुकाबला संघ से हो सकता है, संगठन का मुकाबला संगठन से हो सकता है, व्यक्ति का मुकाबला व्यक्ति से हो सकता है, नेता का मुकाबला नेता से हो सकता है, पर संघ का मुकाबला संगठन से नहीं होता कभी भी। इसलिए जीतते नहीं लोग। पर 29 लाख संगठन हमारे लोगों ने बना रखे हैं, और अब ऐसा नहीं है कि वो संघ को समझते ना हो। हम इतने दिन से संघ के बारे में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और अब तो किताब भी आ गई है, एक दो दिन में किताब छप गई है, एक दो दिन में आपके हाथ में आ जाएगी। तो सबको बता रहे हैं यहाँ, और चीख चीख के बता रहे हैं, और मेरे जैसे हजारों लोग बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं कि भाई संघ के अंदर ही हमारी मुक्ति है। पहले भी जब संघ था तभी बात बनी थी, संगठन से हमारी मुक्ति नहीं है, संगठन से हमारे बच्चे नहीं बचेंगे। और ये बात सारे सारे नेताओं को, सारे संगठन चलाने वालों को, सारी राजनीतिक पार्टियों को, सारे धर्म का काम करने वालों को, सबको पता है, और सारे में सब में खलबली मची हुई है। आप किसे पूछ लेना, तो उन्होंने ये तो स्वीकार नहीं किया, और ये काटा भी नहीं उन्होंने कि हाँ ये बात ठीक है, क्योंकि काटें कैसे? बात तो सच है, क्योंकि जिनको वो महापुरुष कहते हैं उनके तो सबके संग हैं। कोई भी महापुरुष ऐसा नहीं जिसने संघ संघ ना बनाया हो, कोई भी। अगर आप दुनिया के सबसे बड़े संघ बनाने वाले को या संघ के नियम बनाने वाले को जानोगे, तो वो बुद्ध हैं। बुद्ध ने दुनिया के सबसे बेहतरीन नियम बनाए, इन्हीं नियमों को देख के सब लोगों ने संघ सीखा है। अगर आप देखना चाहोगे कि भाई संघ कहाँ है, तो बाबा साहब ने संघ बनाया 1947 में, 1927 में, 1927 में संघ बनाया, समता समाज संघ। आप अगर पेरियार साहब को देखोगे तो उन्होंने भी संघ बनाया, तब जा जाके उन्होंने अपनी मूवमेंट बनाई। और बाहर जो लोग हैं जो हमारे विपरीत और विरोधी हैं, उन्होंने भी संघ बनाया है। तो संघ के ही कामयाबी मिलती है, ये तो बात तय है। और जिन जिन लोगों ने संगठन बनाया है, उन्होंने छोटे मोटे अपने परिवर्तन तो किए हैं, क्योंकि संगठन के वो मालिक होते हैं। संगठन एक प्राइवेट लिमिटेड प्रॉपर्टी होती है, पर समाज का, पूरे पूरे समुदाय का, पूरे पूरे देश का कायापलट नहीं कर सकते। अंग्रेजों को भगाने के लिए भी यहाँ संघ बना, और उस संघ में सारे लोग हुआ करते थे। उस समय हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे के सारे संघ में आए, एक संघ बनाया, तब इतना बड़ा देश मुक्त करा पाए। अगर वो संघ नहीं बनाते तो अलग अलग पिटते रहते, पर संघ बना, एक आदमी पिटता था तो उधर से सारे खड़े हो जाते थे। पर अंग्रेज चले गए तो संघ का वो टेम्परेरी काम खत्म हो गया, फिर अलग अलग लोग हो गए। मुस्लिमों ने अपना मुस्लिम लीग बना के अलग संघ बना लिया, बाकी लोगों ने अलग अलग संघ बना लिए। ये झगड़े राजनीतिक रूप से चलते रहते हैं, पर संघ सबने बनाए। और संघ बाबा साहब ने ही बनाया। पर बाबा साहब ने जो संघ बनाया, वो बाबा साहब के अनुयायियों ने चलाया कहाँ? वो बाबा साहब के अनुयायियों ने समझा कहाँ? बाबा साहब तो साफ साफ कह के गए थे, ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज का मतलब संघ में रहो। और बुद्ध ने तो साफ साफ कहा संघं शरणं गच्छामि, संघ में रहो। पर कोई सुने ना, कोई माने ना। अगर मानते और सुनते तो दुनिया का सबसे बेहतरीन संघ अब तक हमारे पास होता, और हम उसके संगी होते और उसमें काम कर रहे होते। तो ये जो हम यहाँ माथापच्ची कर रहे हैं, इसकी बजाय आप और हम बैठ के यहाँ हॉलीवुड की और बॉलीवुड की पिक्चर देख रहे होते अपने बच्चों के साथ में। ये माथापच्ची नहीं कर रहे होते। ये माथापच्ची हमें इसलिए करनी पड़ रही है, ये मेहनत इसलिए करनी पड़ रही है, क्योंकि हमारे जो पूर्वज है, जो बाबा साहब के बाद के सक्सेसर है, उन्होंने संगठन बनाए, संघ नहीं बनाए। बार बार बोलते हैं इस बात को कि संघ के बिना मुक्ति नहीं है। इसलिए इस बात को अच्छी तरह समझें कि संघ बनाना क्यों जरूरी है। इसका एक छोटा सा उदाहरण समझें। अभी क्या हो रहा है कि भारत के अंदर नौजवान सबसे ज्यादा है। जो 25 से लेके 35 साल के आयु के लड़के हैं, उनकी संख्या, लड़कियों की संख्या सबसे ज्यादा है। और हमारे समर्थ में जो लोग हैं, उनमें नौजवानों का सबसे ज्यादा संख्या है। और नौजवानों का ये देश है। पूरी दुनिया में अगर नौजवानों का कोई देश है, यानी जवान देश है, तो भारत है। पर इन जवान देशों के इन जवानों को काम पे नहीं लगाया जा रहा है। एक नीति के तहत में इनका काम छीन लिया गया है, और ये बहुत जल्दी बूढ़े हो जाएंगे। अभी तो ये मोबाइल में उलझे हुए हैं, क्योंकि फ्री नेट भी मिलना बंद हो गया है, पर अभी ये पैसा खर्च कर रहे हैं, ये पूरे दिन नेट में लगे रहते हैं।
और इन्होंने जो मूवमेंट का जो रास्ता अपनाया है वो बहुत शॉर्टकट है। जो ये एक व्यक्ति के पीछे खड़े हुए, क्योंकि होना ही होता है, एक समय आता है कि कोई ना कोई व्यक्ति कोई भी निकल आए, जब समय आता है तो उसके पीछे लोग खड़े हो जाते हैं इस उम्मीद से। तो शॉर्टकट रास्ता क्या अपनाया, वही जो उनके दिमाग में सबके भरा हुआ है, मास्टर ताला चाबी राजनीति। और मास्टर ताला उसकी राजनीति में जो बिल्कुल अनजान लोग थे, जिन्हें कुछ नहीं पता कैसा होता है, वो उस क्षेत्र में उतर गए और वहां जाके उनके हाथ का खिलौना बन गए। बनने ही है खिलौना, क्योंकि संग तो पीछे है नहीं, चला उनको कोई और रहा है, चल वो कहीं और रहे हैं, बहुत जल्दी वो मात खा जाएंगे। और लड़के जितने भी हैं वो जल्दी 35 साल की एज क्रॉस कर जाएंगे, और 35 साल के बाद में दो काम करेंगे, या तो वो मायूस हो जाएंगे, डिप्रेस हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और या वो कोई अगर डिप्रेस नहीं होगा और जो कोई हाइपर होगा तो वो कोई क्रिमिनल बन जाएगा, उसको पुलिस पुलिस ठोक ठाक देगी और वो अपना जेल वेल में पड़ा रहेगा, और उसके बाद में वो जनरेशन खत्म हो जाएगी और फिर यंग जनरेशन दोबारा आने वाली नहीं है। इसलिए यंग जनरेशन को बचाने के लिए ये समझाना बहुत जरूरी है कि दुनिया के जहां नौजवान हैं जिन्होंने भी क्रांति की, उन्होंने भी पहले संघ बनाए हैं, और बिना संघ के क्रांति नहीं होती। और संघ का सिद्धांत बहुत सेक्रीफाइस का और बहुत शांति का सिद्धांत है, उग्रता का नहीं है, नम्रता का है। एक साथ मिलने में, एक साथ जुटने में ये बात समझ में आती है। तो जितने नौजवान हैं उनके बहुत सारे टुकड़े हमारे जो संगठन है उन्होंने किए हुए हैं, पर नौजवानों को ये बात समझ में नहीं आ रही है। कैसे नहीं समझ में आ रही है? जितने भी संगठन हैं भारत में, चाहे वो साउथ इंडिया के हैं, चाहे सेंट्रल इंडिया के हैं, चाहे नॉर्थ इंडिया के हैं, चाहे ईस्ट इंडिया के हैं, चाहे वो वेस्ट इंडिया के, हर जगह हमारे नौजवान हैं, हर जगह समान है। कुछ मूवमेंट जो नौजवान लोगों ने उन्होंने चलाई भी थी, जैसे गुजरात के अंदर एक दो नौजवान थे उन्होंने चलाई भी, पर वो डाउन हो गई, खत्म हो गई, उन नौजवानों का पता भी नहीं है। ऐसे ही नौजवान साल दो साल ऊपर उठते हैं, उसके बाद उनका पता नहीं चलता, हवा भी नहीं चलती उनकी कि वो कहाँ गए कहाँ नहीं गए। या तो उनको कोई पार्टी खा जाती है, या उनको कोई आइडियोलॉजी खा जाती है, या वो बिक जाते हैं, या वो थक जाते हैं, या वो जेल में चले जाते हैं, पर वो खत्म हो जाते हैं। तो सारे संगठन जितने भी हैं उन सब ने नौजवानों की विंग बना रखी है। सारे जो कॉलेज हैं उनमें कई संगठन बने हुए हैं। जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं उसने नौजवानों के युवाओं के दल बना रखे हैं। जितने सामाजिक संगठन हैं उसने नौजवानों के युवाओं की अलग से विंग बना रखी हैं। जितने भी ये काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो धम्म के हैं या कहीं भी, उन्होंने युवाओं की, छात्रों की अलग अलग विंग बना रखी हैं। इसके अलावा जो वमन लोग हैं उनके भी विंगों में हमारे जो युवा हैं वो शामिल हैं। तो हमारा जो युवा सारा समण है, पर नाम का समण है, उसको सैकड़ों हजारों टुकड़ों में तोड़ा हुआ है। और वो जितने भी संगठन हैं वो उन युवाओं को ऐसा ब्रेन वॉश करते हैं, उनके दिमाग में ऐसा डालते हैं कि बस मैं और मेरा संगठन, आपका जो नेता है वो और उसका संगठन, बस जीना इसके लिए और मरना इसके लिए है। और उनको जल्दी बहुत होती है, इसलिए वो सोच नहीं पाते, उनका ब्रेन अभी डेवलप नहीं है, पुरानी हिस्ट्री कोई बताता नहीं, पढ़ने का उनको आलस होता है, समझदारी उनमें है नहीं, तो बताए कौन उनको? ये काम समर संघियों का है। समर संघियों को नौजवानों से बात करनी चाहिए, उनसे प्रश्न करने चाहिए, उनसे पूछना चाहिए, अरे नौजवानों, जब भाई तुम सब एक ही समुदाय के, एक ही समण के, एक ही तरह के लोग हो, तो अलग अलग लोगों के पीछे जाके कौन सी ताकत हासिल कर लोगे और कौन सा मंसूबा पूरा कर लोगे? तुम्हें कौन सी नौकरी मिल जाएगी और कैसे मिल जाएगी? ये बात जब तक आप अपने युवाओं को समझाओगे नहीं और बताओगे नहीं, पर बताएं कैसे, समझाएं कैसे? क्योंकि युवा तो उल्टा सवाल कर देगा। वो कहेगा भाई हम तो युवा हैं, हम तो अलग अलग भटके हुए हैं, पर तुम तो सारे परिपक्व हो, तुमने इतने सारे संगठन क्यों बना रखे हैं और तुम इतने सारे संगठनों के पीछे क्यों हो? और वो जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे भी ये सवाल करेंगे कि भाई तुम बुजुर्ग लोग हो, तुम्हारी अकल कहाँ गई जब तुमने इतने टुकड़े बना रखे हैं और तुम हमको कहते हो? तो यहाँ पे उनके सवाल का जवाब नहीं दिया जा सकता। इसलिए हर एक आदमी को ये बताना पड़ेगा, कहना पड़ेगा कि भाई अलग अलग रहने से हम किसी भी हालत में जीत नहीं सकते, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए तो भी नहीं जीत सकते। ये प्रकृति का सिद्धांत है और यही समर संघ का उद्देश्य है कि सभी लोगों को एक साथ लेके आना। और यही समर संघ ने पहले भी किया था और यही समर संघ लगातार कर रहा है और इसी में उसको कामयाबी मिल रही है। तो इस कामयाबी में जो रुकावट है वो रुकावट भी आ रही है। कोई कह सकता है जी कि वमन रुकावट कर रहा होगा। वमन नहीं आता हमको रोकने के लिए। वमन कभी नहीं कहता हमसे कि आप इकट्ठे मत होना। वमन कभी नहीं कहता कि आप अपनी महिलाओं को 50 संगठनों में, 100 संगठनों में, 1000 संगठनों में या 29 लाख संगठनों में अलग अलग तोड़ दो। वमन कभी नहीं कहता हमसे कि अपने लड़कों को तुम 29 लाख संगठनों में तोड़ दो। वमन कभी हमसे नहीं कहता कि तुम अलग अलग संगठन बनाओ। वमन तो कुछ कहता ही नहीं, उसने तो कभी रोका ही नहीं। ये तो हमारे संगठन ही हमारे दुश्मन हुए हुए हैं। हम तो जीते पड़े हैं,
पर हमारी हार का कारण हमारे खुद ताऊ चाचा हैं। ये जो ताऊ चाचा हैं, इन्हीं से तो लड़ना है। अगर इनसे जीत गए तो फिर वमन कुछ नहीं कहता, वो तो सलाम करने के लिए 24 घंटे तैयार है। बहुत ईमानदार है। उसने पहले भी कहा कि मैं तो याचक हूँ, याचना करता हूँ, मांग के खाता हूँ। वो फिर भी याचक करने के लिए तैयार है, मांग के खाने के लिए तैयार है। आप लड़ना बंद करो, आप जुड़ना शुरू करो। जो जो जुड़े हैं वो जीते हैं। जब जब जुड़े हैं तब तब जीते हैं। जैसे जैसे जुड़े हैं वैसे वैसे जीते हैं। जहां जहां जुड़े हैं वहां वहां जीते हैं। अगर आप जुड़ोगे नहीं तो जीतोगे नहीं, ये प्रकृति का सिद्धांत है। इसी प्रकृति के सिद्धांत पे हम चल रहे हैं। और ये इस बात के लिए कोई व्यक्ति आज तक हमें नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि जुड़ने का काम गलत है, नहीं जुड़ना चाहिए। और यहाँ तो हम जो जुड़ रहे हैं, हमारे तो नियम भी इतने अच्छे हैं पुराने वाले कि हम किसी से पैसा भी नहीं लेते और ना किसी को पैसा देते। ना कास्ट का कोई प्रैक्टिस होता है, ना पद है, ना पोस्ट है, ना मंच है, ना माला है, ना यहाँ प्रधान है, ना यहाँ कोई अध्यक्ष है, ना यहाँ कोई राजा है, ना कोई रानी है, ना व्यक्तिवाद है, ना यहाँ तानाशाही है। यहाँ सांघिक है, सारा काम संघ में चलता है। यहाँ कोई भी चीज ऐसी नहीं है, यहाँ तक कि रजिस्ट्रेशन भी नहीं है कि उसका कोई मालिक हो। जीवन में कोई रजिस्ट्रेशन कभी होगा भी नहीं। और संघ के आदेश सबसे ऊपर चलते हैं और राजनीति में कभी जाएंगे नहीं हम लोग, और ये नियम कभी बदलेंगे नहीं। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? इससे ज्यादा भी अगर किसी को कुछ चाहिए और किसी के दिमाग में कुछ है तो आए और आके बताए। संघ करने के लिए 24 घंटे तैयार है। संघ की ये खास बात है कि संघ अच्छी बात को 1 मिनट में पकड़ लेता है और खराब बात को 1 सेकंड में निकाल देता है। पकड़ने में भले ही 1 मिनट लगाता है क्योंकि बहस होती है, तर्क होता है, पर गलत बात को छोड़ने में 1 सेकंड लगाता है। सारे लोग कह देते हैं एक साथ ही, अनुमोदित हो गया, साधु साधु हो गया। इस गलत बात को फेंको, गलत व्यक्ति को फेंको, गलत चीज को फेंको और अच्छी को स्वीकार करो। इसलिए हम दिन दूनी रात चौगनी तरक्की से बढ़ते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। पर काम सबको करना पड़ेगा, क्योंकि संघ की एक खास बात यह भी है कि संघ में एक व्यक्ति काम नहीं करता, क्योंकि व्यक्तिवाद है नहीं। इसलिए संघ काम करता है और संघ में सारे लोग आते हैं। इसलिए जो काम अभी तक स्टार्ट नहीं किया जिन्होंने, वो कमर कस लें और काम करें, क्योंकि यहाँ व्यक्तिवाद नहीं है। अगर व्यक्ति होता है तो फिर तो वही काम करेगा। यह तो संघवाद है। सबको काम करना पड़ेगा। संघ को नमन करना पड़ेगा, संघ को सल्यूट करना पड़ेगा, संघ के आगे झुकना पड़ेगा, संघ को नमामि करनी पड़ेगी। संघ सबसे बड़ा होता है, संघ का आदेश सर्वोपरि होता है। संघ को सलाम, संघ को सल्यूट। जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है। ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है। उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पर कि हम इसको लोड कर देते हैं। बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। धम्म शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि
साधु।